वेरियस टॉपिक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, चैप्टर नंबर 14। बहुत सारे टॉपिक इसके, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ 115 बीएससी एंड एएमटी, असेसमेंट ऑफ कंपनी, ये भी पूरा इसी टॉपिक के अंदर है जो बाद में देखना है हमें। टर्नेट टैक्सेशन स्कीम जो बाद में देखना है वो भी इसी टॉपिक का। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंसर्न इस टॉपिक का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन इस टॉपिक का। वो अलग अलग जगह पे था, जो कहीं पे कवर नहीं कर सका या जिसके लिए अलग चैप्टर बनाना पॉसिबल नहीं था, वो सब एक जगह पे मिसलेनियस। वेरियस टॉपिक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। सबसे पहला, टैक्सेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। देखो, पर्सन की डेफिनेशन का इंडिविजुअल एचयूएफ, उसका तो हमेशा अलग अलग टैक्सेशन होता ही है। फर्म का अलग टैक्सेशन देखा, कंपनी का देखा, एओ कंपनी का देखेंगे, एओपी बीओआई का अलग से टैक्स रेट वगैरह देखा। एजेपी जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ के तरीके से ही होता है, उसका कोई अलग स्टेटस नहीं है। और हम एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, मैक्सिमम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 99% की इनकम तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्पशन है। सेबी की इनकम एग्जम्प्ट, आरबीआई की इनकम एग्जम्प्ट, बेसिकली दे एंजॉयड द एग्जम्पशंस। बच कौन गया? लोकल अथॉरिटी। पर्सन की डेफिनेशन का एक ऐसा पर्सन जिसको कभी कोई सोचता भी नहीं है, याद भी नहीं करता, तो वो यहां पे देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी। सेक्शन है इसका 10 क्लॉज 20, ऑल द इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी इज एग्जम्प्ट। तो पर्सन में क्यों रखा तो देखते हैं आगे, पर लोकल अथॉरिटी की हर एक इनकम एग्जम्प्ट है। हाउएवर फॉलोइंग इज टैक्सेबल: इनकम फ्रॉम बिजनेस arises from supply of commodity or services outside its jurisdiction। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर किसी दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कोई दूसरे स्टेट को कोई गुड सर्विसेज सेल करे, सप्लाई करे, जिसके लिए वो पैसे ले, इन दैट केस वो टैक्सेबल। और एक लोकल अथॉरिटी को विद इन द सिटी अपने सिटीजन्स के पास से पैसा मिला, प्रॉपर्टी टैक्स मिला, उसमें से सरप्लस बचा, वो सब क्या हो जाएगा? एग्जम। कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एग्जम। सिर्फ दूसरे जुरिडिक्शन को, दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री, यहां पे आपने कोई चीजों को बेचा और उससे जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल। पर अगर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो अगेन एग्जम्प्ट, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी में आता है। तो ठीक है, अगर आज हरियाणा की कोई सिटी दिल्ली सिटी को फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई कर दे किसी कंडीशन के बाद, और पैसे ले ले सामने, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर वो कोई और कमोडिटी वगैरह सप्लाई करेगी तो वो लोकल अथॉरिटी को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी ऑलवेज रेजिडेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस भी यहां पे मैंने ऐड कर दिया है, सेक्शन है इसका सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। लोकल अथॉरिटी इज ऑलवेज रेजिडेंट एक्सेप्ट व्हेन फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। तो भाई इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लोकल अथॉरिटी का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से होगा नहीं। अब तक ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें अपनी कोई सिटी बैंकरप्ट करके किसी को बेच देनी पड़े, तो ये चीज अभी तक आई नहीं है। हो सकता है मान लो कोई पर्टिकुलर सिटी लोकल अथॉरिटी, उसने इतनी डेट ले ली कि वो बैंकरप्ट हो गया। बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंट्रीज है जिसमें स्टेट है वो, अगर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अपनी पूरी सिटी किसी को बेच देती है, कंट्रोल मैनेजमेंट भी ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज उनका इतना डेट बढ़ गया, इन दैट केस वो नॉन रेजिडेंट। पर अपनी कंट्री में ऐसा होगा नहीं, ऐसा रखते हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी तक हर एक लोकल अथॉरिटी जो इस कंट्री में है वो क्या होगा? रेजिडेंट। कितना टैक्स लगेगा लोकल अथॉरिटी को? पहले तो टैक्स लगेगा कब? जब इनकम है। इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन वाटर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ बेचा तो 30% टैक्स लगेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो 12% सरचार्ज और प्लस लग जाएगा 4% सेस। तो ये सेम टैक्सेशन पार्टनरशिप फर्म के जैसा है, टैक्स रेट सारे फर्म के जैसे सेम, पर इनकम बहुत ही लिमिटेड है। ओके, कमेंट सारी पढ़ ली गई है और हंस लिया गया है। सेक्शन 115B, इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। एक बहुत ही इकलौता सेक्शन बैठा हुआ था, कहीं पे कोई देख नहीं रहा था तो यहाँ पे रख दिया। सेक्शन 115B, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उनको टैक्स कैसे लगता है, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या, थोड़ी अलग टैक्सेबिलिटी है। एलआईसी हो गया, टाटा एआईए हो गया, जितनी भी बजाज अलियांस, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सिर्फ एलआईसी नहीं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपके दो तरीके की इनकम हो सकती है। एक, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, या तो दूसरा एनी अदर इनकम, लाइक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आईएफओएस हो गया, एनी अदर बिजनेस हो गया। फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी में थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस भी है, थोड़ा मेडिक्लेम भी है, थोड़ा जनरल इंश्योरेंस भी है,
तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट होगा उसका टैक्सेबिलिटी अलग, मेडिक्लेम सेल करके जो प्रॉफिट आएगा, जनरल इंश्योरेंस से जो प्रॉफिट आएगा उसका प्रॉफिट का टैक्सेबिलिटी अलग। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा 12.5% कंसेशनल टैक्स रेट, जो दिया सेक्शन 115B ने, नाम भी उसका कंसेशनल रेट है, 12.5%। एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा है, आप थोड़ा अगर पता हो तो, कंपनीज को मैट भी लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और मैट लगता है 15% के हिसाब से। यानी किसी भी कंपनी को वैसे भले 25% या 30% टैक्स, और वो इनकम टैक्स के प्रॉफिट पे, उसके बुक प्रॉफिट पे कितना मिनिमम टैक्स लगना चाहिए? 15%। जबकि ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे कितना टैक्स लगता है? 12.5%। अब अगर इसमें हम लोग मैट के प्रोविजन लगा दे तो ऑलवेज ज्यादा क्या आएगा? मैट। तो ये जो 115B है उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ये भले बोलता है 12.5% टैक्स लगेगा, पर मैट हमेशा कितना लगा देगा? 15%। और फाइनली क्या होगा? विच एवर इज हायर। और इसीलिए बोल दिया लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पे मैट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैट लगाते तो हमेशा 15% ज्यादा आता, जबकि हम सिर्फ कितना टैक्स लगाना चाहते हैं? 12.5%। ऐसा क्यों सिर्फ 12.5%? कंडीशन है यूएन की, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे 12.5% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाने का ट्रीटी साइन की है हमने। और इसीलिए सेक्शन 115B केम बिकॉज ऑफ द ट्रीटी, कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे कंसेशनल टैक्स लगेगा 12.5, और वो ट्रीटी वायोलेट भी नहीं कर सकते, इसीलिए बोल दिया मैट भी अप्लाई नहीं होगा। वरना क्या चुपके से मैट लगा देते तो विच एवर इज हायर 15% लग जाता, पर वो भी नहीं कर सकते, ट्रीटी वायोलेट हो जाए। पर जो ट्रीटी है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे, तो इसका मतलब बाकी सारे प्रॉफिट पे तो मन मर्जी टैक्स लगेगा। जो बाकी सारा प्रॉफिट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, बाकी कोई भी इनकम है, उस पे टैक्स कैसे लगेगा? नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा ना। नॉर्मल रेट बोले तो कंपनी है तो 25%, 30%, मैट भी अप्लाई हो जाएगा, सारी चीजें सेम, सरचार्ज भी सेम तरीके से। पर इनकम कैसे फाइंड आउट करने का यहाँ पे? तो मैंने ना पीजीबीपी चैप्टर में एक लाइन सिर्फ लिखवा दी थी, इंश्योरेंस बिजनेस का पूरा पीजीबीपी इनकम वी डोंट कैलकुलेट एज पर पीजीबीपी चैप्टर, वी कैलकुलेट एज पर शेड्यूल 1। इनकम टैक्स का फर्स्ट शेड्यूल बताता है इंश्योरेंस बिजनेस को किस तरीके से इनकम ढूंढने का। तो किस तरीके से इनकम ढूंढने का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें रूल 5 के हिसाब से डिसअलाउ करो 30 to 43B के सारे डिसअलाउंसेस, प्लस कोई भी डिप्यूटेशन ऑफ असेट है, यानी बेड डेट हो गया, या तो कोई भी आपका असेट का रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रहा है तो उसका प्रोविजन एड बैक कर दो, वो माइनस नहीं करने का। प्लस और माइनस एनी गेन और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ इट इज नॉट डेल्ट विथ इन P&L, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट सरप्लस आए वो तो कंसिडर करने का। माइनस, छोटे थे तब इंटर में ये पढ़ा था शायद, इंश्योरेंस में अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व क्रिएट करना होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से। आपके सिलेबस में था इंश्योरेंस बिजनेस का स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना? नहीं था? ओ सॉरी फॉर यू। तो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व माइनस कर देने का जो इंश्योरेंस बिजनेस को करना पड़ता है, लाइक बैंक को कैसा आरबीआई के हिसाब से प्रोविजन फॉर बैड डेट करना पड़ता है, वैसे इंश्योरेंस बिजनेस में भी अनएक्सपायर्ड रिस्क करके एक रिजर्व बनाना पड़ता है, वो इनकम टैक्स में भी माइनस मिल जाएगा। और उस पर फाइनली लगेगा क्या? नॉर्मल रेट। अच्छा, इसमें एग्जाम में क्या काम का? इस सेक्शन में देखो, ऊपर वाले सेक्शन में तो टू बी वेरी फ्रैंक एग्जाम में कुछ काम का नहीं, सेक्शन पढ़ने के बाद बोलेगा वो, पहले नहीं। क्यों? एग्जाम में लोकल अथॉरिटी का क्वेश्चन सेपरेटली नहीं पूछेंगे, और 1 मार्क का एमसीक्यू लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट कितना, क्या एक्सपेक्ट करते हो? बीकॉम में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे तो क्या ही आएंगे। इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे 12.5% लगेगा विदाउट मैट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज दिस, जो भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है उस पर कितना टैक्स लगेगा? 12.5%, और मैट अप्लाई होगा नहीं। ये सारे चैप्टर में इसलिए पहले करवा रहा हूं क्योंकि जब कंपनी पढ़ेंगे मैट, तब ये सारे सेक्शन हम लोगों के दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि मैट में इसका क्रॉस इंप्लीकेशन आएगा। और जब मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि आपको याद रहना चाहिए, तो इंटर के स्टूडेंट से भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले 2 चैप्टर्स जो पढ़े थे वो लास्ट वाला चैप्टर पढ़ते वक्त याद रखो, तो वो लास्ट वाला चैप्टर होगा, और वो भी पढ़ के आता है। फाइनल के स्टूडेंट को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर इतना मैं डेफिनेटली बोलेगा कि कैपिटल गेन पीजीबीपी रिवाइज करो, कैपिटल गेन पीजीबीपी रिवाइज करो आगे बढ़ने से पहले। असेसमेंट प्रोसीजर जैसे चैप्टर में उड़ जाओगे कहीं ना कहीं, जब मैं क्रॉस रेफरेंस सेक्शन के देगा। क्यों? असेसमेंट तभी समझ पाओगे प्रोसीजर जब उसका कैलकुलेशन पता है। पीजीबीपी कैपिटल गेन, बाकी कुछ नहीं, ये 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना एटलीस्ट, ताकि आगे जाके आपको इजी रहे। मेरा जो पार्ट 2 चालू है उसके पहले ये 2 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। अच्छा, तो इसमें वो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने टिक करवाया।
व्हेन विल इट स्टार्ट? एटलीस्ट अ मंथ पकड़ के चलो, क्योंकि अभी तो कंपनी ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, डिडक्शन, एग्जम्पशन, बहुत सारे चैप्टर इसमें भी अपने बाकी है। तो फिर 115, हाँ बोलो बेटा। नहीं समझा, फिर से। करेक्ट। पर दैट इज फॉर ऑल दी कंपनीज और ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या तो मल्टी लेवल जिसका बिजनेस है? अगर एमएनई है तो दैट इन ट्रीटी ऑल्सो एक्सेप्शनल केसेस विल बी देयर। वो अपनी ही ट्रीटी को दूसरा कैसे वायोलेट करेंगे? तो वो लोग उसमें क्लॉजेस रखेंगे, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के भी, नॉट विथस्टैंडिंग दैट ट्रीटी। जो बाकी का एमएनई रह गया वो 15%, जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है उसमें आप जो 15% बोल रहे हो वो भी हमारे सिलेबस में है, कि जो नई ट्रीटी अभी बनेगी वो कैसे बनेगी, वो है। अभी तक इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वी हैव साइंड द ट्रीटी, जल्दी उसके लॉज आ जाएंगे। अच्छा, बाकी सबके लिए मैं कुछ नहीं बोला पीछे की 2 मिनट में। सेक्शन 115 ACA। सेक्शन 115 ACA एक ऐसा सेक्शन है जो एक सैंडविच सेक्शन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में। ये सेक्शन बेचारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के सेक्शन के बीच घुसाया गया है। ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का हिस्सा ही नहीं है। चैप्टर है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, उसके सारे सेक्शन, और उसके अंदर 115 ACA जो एक रेजिडेंट के लिए है, तो उसको बेचारे को अलग करके यहां पे बिठा दिया मैंने। 115 ACA एप्लीकेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो एक एम्प्लॉय है किसी ऐसी इंडियन कंपनी का जो एंगेज्ड है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री बोले तो आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। अगर आपके भी कोई क्लाइंट में ऐसी कोई कंपनीज है, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, या एंटरटेनमेंट कंपनी, फार्मा कंपनी, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी, दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफाइड बेस्ड नॉलेज इंडस्ट्री। अगर आप उसके एम्प्लॉय हो, कंपनी ने इश्यू किए हैं GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, वो तभी इशू हो सकता है जब कंपनी इंडिया के बाहर भी बेसिकली अपने शेयर्स वगैरह इशू करना चाहती है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो वो क्या इशू करेंगे? GDR। अगर एज ए एम्प्लॉय आपने वो GDR खरीद लिए, उसका डिविडेंड या LTCG, इस दोनों पे कंसेशनल टैक्स लगेगा 10%। तो बेसिकली ये सेक्शन कंसेशनल टैक्स रेट देता है कि भाई एक एम्प्लॉय है, इस कंपनी का एम्प्लॉय जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है, कैसी कंपनी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। आप कैसे पर्सन होने चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। आपको क्या मिल रहा है उसमें से, GDR में से? डिविडेंड या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर क्या लग जाएगा? कंसेशनल टैक्स रेट 10%। और जब जब कंसेशनल टैक्स रेट दिए जाते हैं, सामने कुछ बेनिफिट उठाए जाते हैं, विदाउट एनी अदर डिडक्शन, विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट एनी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रूल, सीधा क्या लगा देने का? 10%। कंपल्सरी है कि ऑप्शन है? यानी क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सारे डिडक्शन लेके नॉर्मल रेट लगा दूं, या तो सारे डिडक्शन लिए बिना 10%? नहीं, कंपल्शन है। ऑप्शन वर्ड यूज ही नहीं किया। दिस सेक्शन इज अ कंपल्सरी सेक्शन। एग्जाम के लिए प्लीज इसे इंपॉर्टेंट टिक करो। ये रेजिडेंट के टैक्सेशन में ये एक एडजस्टमेंट के तौर पे आ जाता है। तो आईटी ऊपर कहीं पे लिख देंगे आईटी कंपनी का एम्प्लॉय है, सैलरी का लगेगा आपको क्वेश्चन, और उसमें GDR का डिविडेंड भी आ गया, कैपिटल गेन भी आ गया, आपको ये सेक्शन याद करना पड़ेगा। 115 ACA। सर इतना सब याद रहेगा? भरोसा रखो, जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी ऐसा ही था कि इतना सब याद नहीं रह सकता। DT एक दरिया है, मैं पढ़ाते वक्त पहला लाइन बोलता है, 4 महासागर नहीं है इस वर्ल्ड में, 5वां DT है। क्योंकि इसमें एक बार खो गए ना तो किनारा ही नहीं मिलता कि कहाँ से बाहर निकले, ये कौन सा आइलैंड आया, वी डोंट नो। पर हाँ, जैसे जैसे रिवाइज करोगे, 2 बार ये रिवाइज होगा, आपको 80% कॉन्फिडेंस आएगा। इंटर में मेरे वर्डिंग होते थे 3 बार के रिवीजन के बाद 100% कॉन्फिडेंस। फाइनल CA में 100% कॉन्फिडेंस इन एनी सब्जेक्ट इज अ मिथ। डोंट एक्सपेक्ट दैट। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 80% कॉन्फिडेंस, वो इसमें भी आएगा। एज इट इज पहली बार में कैसे आएगा? 2 बार के रिवीजन के बाद आएगा। ओके। बट सर इफ इज अ रेजिडेंट, व्हाई दे आर परचेसिंग GDR ऑफ इंडियन कंपनी? क्योंकि ये कंपनी इसको ESOP की जगह GDR दे रही है, तो ESOP की जगह GDR देंगे तो उसे परचेस भी तो करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ ये कंपनी इंडियन है, इसका पूरा लिस्टिंग वो आउटसाइड इंडिया करवा रही है, मेनली इंडिया में उस ESOP नहीं दे रही है GDR। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो GDR इशू करके एम्प्लॉइज को GDR देती है ESOP की जगह, तो उस पर कंसेशनल टैक्स रेट लग जाएगा। 112 सिर्फ, यस, बिकॉज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे 112 ट्रिपल वन नहीं लगता। दूसरा रीजन, 112 या ट्रिपल वन तब आता है जब STT पे करो, और STT सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है, इंडिया के बाहर नहीं लगता। ठीक है, नाउ अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज टिक दिस इंपॉर्टेंट, 115 BBF।
और ये भी एग्जाम में आ सकता है। कंसेशनल टैक्स फॉर रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। बहुत सारे लोग क्या करते थे, पेटेंट बनाते थे और अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे। उनको रॉयल्टी वगैरह भी मिल रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में कौन जाए रजिस्टर नहीं करवाने का। तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा बोलता है कि भाई यहाँ पे तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, लोग पेटेंट ही नहीं करवाते। और इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को प्रमोट किया कि आप नई नई चीजों को इन्वेंट करके पेटेंट करवाओ। फिर इसमें से जो रॉयल्टी मिलेगी ना, हम नॉर्मल टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ आपको टैक्स लगा देंगे 10%। इट विल ओनली टैक्स एट 10%। रजिस्टर करवाओ उसके लिए। नाउ 115 BBF इज नॉट कंपल्सरी, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल सेक्शन। चाहो तो ये सेक्शन फॉलो करो, चाहो तो ना करो, चाहो तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल लगाओ, आपकी मर्जी। किसको ये सेक्शन एप्लीकेबल है? पहले तो रेजिडेंट इन इंडिया। ये सेक्शन भी नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, एनआर के लिए होता तो एनआर टैक्सेशन में पड़ा था। रेजिडेंट इन इंडिया, फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। चलो ये सेकंड कंडीशन का मतलब क्या समझते हो? मैंने अगर किसी के पास से पैटेंट परचेस करी, मुझे ये सेक्शन नहीं मिलेगा। ये सेक्शन उसी बंदे को मिलेगा हु इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जिसने पैटेंट बनाई। ये पैटेंट परचेजर के लिए नहीं है, पैटेंट बनाने वाले के लिए सेक्शन है। प्लस नेम शुड बी देयर इन पैटेंट रजिस्टर। प्लस patent should be developed in India. At least 75% expense should be incurred in India. अब पैटेंट बनाने का 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए, ऐसी कंडीशन की क्या बात हो गई? मैं चाइना का पर्सन है, मेरा पैटेंट चाइना में डेवलप हुआ, पर मुझे पता लगा कि अगर इंडिया में मेरी पैटेंट डेवलप्ड होती है तो वहां पे रॉयल्टी पे सिर्फ 10% टैक्स लगता है, जबकि चाइना वाले रॉयल्टी पे 20% टैक्स ले लेते हैं। तो चलो चाइना की जगह में इंडिया में अपनी पैटेंट डेवलप करवा देता है, इंडिया में अपनी पैटेंट रजिस्टर करवा देता है, ताकि मैं उस सेक्शन का फायदा उठा सकूं और रॉयल्टी पे सिर्फ कितना टैक्स लग सके? 10%। लोग टैक्स प्लानिंग सिर्फ इंडिया का सोच के नहीं करते, वर्ल्ड लेवल का टैक्स प्लानिंग करते हैं। कौन सी कंट्री में किस इनकम पे कहां पे कम टैक्स रेट है, वो इनकम उस कंट्री की बता देते हैं ताकि वहां पे कम टैक्स भरना पड़े। तो इंडिया ने बोला ठीक है, बाहर वाले लोग भी इंडिया में पैटर्न रजिस्टर्ड करवाएंगे, अलाउड है, करो रजिस्टर्ड, हमारे लिए अच्छा है, पर ये सेक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। ये सेक्शन में प्रूव करो कि 75% पैटर्न डेवलप करने का खर्चा भी कहां पे हुआ? इंडिया में। तो जाके हम अपनी पैटेंट को ये सेक्शन का फायदा देना चाहते हैं, बाहर वालों को फायदा देना नहीं चाहते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो ये कंडीशन इसलिए रखी, और ये भी यूएन के कहने पे रखा है। एक्शन प्लान हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्शन प्लान है टैक्स प्लानिंग रोकने के लिए। उसका एक एक्शन प्लान बोलता है पैटेंट पे अगर कंसेशनल रेट देते हो, पहले मेक श्योर करो कि वो पैटेंट आपकी कंट्री का ही है, दूसरे कंट्री की पैटेंट पे कंसेशनल रेट नहीं देने का। तो हमने कंडीशन डाल दी कि 75% एक्सपेंस कहां पे होना चाहिए पैटेंट डेवलपमेंट का? इंडिया में। अगर आप लोग ये सेक्शन फॉलो करोगे तो विदाउट एनी एक्सपेंस 10% टैक्स लगेगा ग्रॉस इनकम पे, कोई दूसरा खर्चा माइनस नहीं मिलेगा। अच्छा, मैट अप्लाई नहीं होगा, क्यों? अगर मैट अप्लाई कर दो ये रॉयल्टी इनकम पे एज अ कंपनी, देखो ये इंडिविजुअल के लिए सेक्शन नहीं है, रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक कंपनी भी तो ये सेक्शन ऑप्ट कर सकती है। तो कंपनी है तो उसे मैट लग जाएगा। अब मैट में 15% टैक्स लगता है, तो फिर ये 10% का मतलब क्या हुआ? और इसलिए बोल दिया अगर इस सेक्शन को ऑप्ट करोगे मैट नहीं लगेगा। हाँ, दूसरे कोई लॉस माइनस कर सकते हो, सेट ऑफ द लॉस इज अलाउड, क्योंकि इसका प्रोहिबिशन नहीं है। यानी अब रॉयल्टी के सामने दूसरे लॉसेस माइनस करके जो नेट रॉयल्टी बचेगी उस पे 10% टैक्स लगाओगे। तो देखो खर्चे माइनस नहीं हो सकते, लॉसेस दूसरे हेड के माइनस हो सकते हैं। अच्छा, शिफ्टिंग बेनिफिट ऑल्सो नॉट अलाउड, सीधा 10% टैक्स लगेगा। रिबेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब अलाउड, रिबेट अलाउड, जो नहीं बोला वो अलाउड। हाँ, पर एक और चीज लिख देना, आरआरबी, एटी आरआरबी का डिडक्शन वो तो लिखा ही है मैंने, मिलेगा। हम एक सेक्शन पढ़ेंगे डिडक्शन में, एटी आरआरबी। ये सेक्शन सिर्फ किसके लिए है? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल को रॉयल्टी की इनकम के सामने 3 लाख का डिडक्शन मिलता है एटी आरआरबी में। ये सेक्शन ने ऐसा नहीं बोला कि चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं ले सकते, इसका मतलब इसके सामने आप एटी आरआरबी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये थोड़ा अनोखा सेक्शन है, इसमें कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। बोलो 10% रॉयल्टी के सामने टैक्स लगेगा, क्या खर्चे माइनस मिलेंगे? नहीं। क्या शिफ्टिंग बेनिफिट मिलेगा? नहीं। क्या चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा? यस। क्या इसके सामने आप ये क्लेम कर पाओगे अपना लॉसेस दूसरे हेड के माइनस कर पाओगे? यस।
टैक्स के सामने रिबेट मिलेगा क्या? यस। पर हाँ, रिबेट और एटीआरआरबी दोनों सिर्फ किसको मिलेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। बाकी सबको ना तो रिबेट मिलता है ना तो एटीआरआरबी मिलता है। और जनरली लोग पेटेंट वगैरह इंडिविजुअल नाम पे कम, कंपनी के नाम पे ज्यादा बुक करवाते हैं। क्यों एएमटी? एटीआरआरबी क्लेम किया तो एएमटी आ जाएगा, बट व्हेन दे हैव सेड मैट नॉट एप्लीकेबल दैट इनडायरेक्टली मींस कि उस पे एएमटी भी नॉट एप्लीकेबल। इफ दिस ऑप्शन ऑप्ट किया है तो। बट ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज बिफोर 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट। फर्दर ये 44 एडी जैसा है, एक बार ऑप्ट किया तो 5 सालों के लिए ऑप्ट करो। अगर वो 5 सालों में कभी भी आपको लग रहा है कि यार खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा माइनस करके मेरी इनकम कम करके नॉर्मल टैक्स भरना अच्छा रहता है, तो चलो उसमें चला जाता हूं, तो फिर आने वाले 5 साल के लिए आपके लिए ये सेक्शन के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सेम लाइक 44 एडी, एक बार फॉलो किया तो 5 साल फॉलो करो, वो 5 साल में कभी भी एक बार बाहर निकल गए, उसके बाद के 5 साल आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा नहीं। तो मुझे एक चीज का जवाब दो, ये 115 बीबीएफ में ना जाऊं तो क्या होगा? तो रॉयल्टी की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? जो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगता है वो। और क्या सारे खर्चे वगैरह माइनस हो पाएंगे? यस। एटीआरआर भी मिलेगा। सिर्फ फायदा फर्क क्या पड़ेगा, 10% की जगह नॉर्मली टैक्स लगेगा। अगर ये सेक्शन में आ गए तो फायदा क्या होगा? खर्चे वगैरह माइनस नहीं मिलेंगे और टैक्स रेट कितना लगेगा? 10%। कंसेशनल टैक्स है, मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, पर ऑप्शनल है। ये एग्जाम के लिए थोड़ा कम है काम का, पर रियल लाइफ में बहुत काम का है। 115 बीबीजी कंपल्सरी लिख दो, कंपल्सरी सेक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन वर्ड यूज नहीं किया है कहीं पे, कंपलसरी है। मतलब कार्बन क्रेडिट मिलती है लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को कार्बन कितना यूज कर सकते हैं उसके परमिट होते हैं। अब मेरे को जितना कार्बन अलाउड था, मैंने तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रोड्यूस किया, बाकी का कार्बन मेरा बच जा रहा था। तो मैं दूसरे बिजनेस जिसको ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेरा लाइसेंस सेल कर सकता हूँ, मेरी क्रेडिट सेल कर सकता हूँ। सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई कई लोग गलत भी करते हैं। ऐसा बिजनेस दिखाते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन अलाउड है, तो कार्बन क्रेडिट ज्यादा मिल गई, पर कब कम कार्बन आपका तो प्रोड्यूस हुआ। बाकी की जो क्रेडिट है वो क्या करेंगे, लोगों को बेचेंगे। ऑक्शन होते हैं इसके, भारी भरकम प्राइस मिलती है कार्बन क्रेडिट बेचने पे। पीजीबीपी इनकम है क्योंकि इंसिडेंटल टू बिजनेस है। पर ये सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट पे कंसेशनल टैक्स लगता है 10%। गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है कि आप कार्बन क्रेडिट परचेज करके बाकी की क्रेडिट लोगों को बेचो, ताकि लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर सके पर विद इन द नॉर्म्स कर सके। तो कोई भी एसएससी की इनकम में अगर कार्बन क्रेडिट सेल की इनकम है तो उस पर 10% टैक्स लगता है। कई सारे सीए मैंने ऐसे देखा है जो इसको अलग नहीं करते, नॉर्मल पीजीबीपी पे नॉर्मल टैक्स लगा देते हैं। अरे सेपरेट करो, 115 बीबीजी की इनकम दिखाओ। देखो 115 बीबीएच हमने आज सबसे पहले पढ़ा वीडीए, 115 बीबीजे ऑनलाइन गेमिंग, 115 बीबीएफ पैटेंट की रॉयल्टी इनकम, पैटेंट की रॉयल्टी इनकम। माइंड वेल वो कॉपीराइट की रॉयल्टी पे अप्लाई नहीं होता, पैटेंट की रॉयल्टी पे अप्लाई होता है। 115 बीबीजी सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये 115 बीबी, बीबीजे, बीबीएच, बीबीएफ, बीबीजी ये सारे स्पेशल रेट के सेक्शन है। कुछ ऑप्शन है, जैसे कि एकमात्र वहां पे ऑप्शनल था, कौन सा? 115 बीबीएफ। बाकी सब सेक्शन कैसे है वहां पे? कंपलसरी। तो 115 बीबीजी सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट 10%, पर कंसेशनल टैक्स रेट दिया, तो सामने क्या क्या बेनिफिट उठ गए? एक्सपेंस माइनस नहीं मिलेगा, अलाउंसेस कोई माइनस नहीं मिलेंगे, पर सेट ऑफ द लॉसेस इज अलाउड, शिफ्टिंग बेनिफिट माइनस नहीं मिलेगा। ये जो सेक्शन है वो ऑप्शनल नहीं है, क्या है? कंपलसरी है। वन लास्ट पॉइंट, ये तो है ना एक्चुअली कोई टॉपिक ही नहीं है, पर कहीं पे तो मुझे कवर करना था तो यहाँ पे कवर कर दिया। इस पे बहुत जल्दी एक अलग चैप्टर बन सकता है आईसीआई का, अभी तक इतना इसका डेवलपमेंट नहीं है। एक ही है अपनी कंट्री में, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी। ये जो आईएफएससी होता है वो क्यों बनाया गया? ताकि फॉरेन की बैंक, फॉरेन के ब्रांचेस इंडिया में आ सके, फ्रीली ट्रेड कर सके, फॉरेन के शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड हो सके, उनकी प्राइस पे लिस्टेड हो सके। ये एक इंडिया के बाहर का हिस्सा मान लिया जाता है फैमा के कंप्लायंस के लिए मेनली। यहाँ के स्टॉक मार्केट पे एसटीटी अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट ने कंसेशन दे दिया कि तू भले इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तेरे पे हम लोग एसटीटी नहीं लगाएंगे, ताकि नॉन रेजिडेंट को अपनी कंट्री और हमारी कंट्री में कोई फर्क ना दिखे। वो लोग सोचेंगे मेरी कंट्री में एसटीटी नहीं लगता, इंडिया में लग जाता है,
तो आईएफएससी के जो स्टॉक मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसी में डीलिंग हो सकता है, वहां पे उन्होंने एसटीटी हटा दिया। नो लेवी ऑफ एसटीटी एंड सीटीटी, कोमोडिटी मार्केट पे सीटीटी नहीं लगेगा और स्टॉक मार्केट पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा। व्हाट इज सीटीटी? कोमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा, सेक्शन 112 है। मुझे अभी इसने पूछा कि सर फॉरेन कंपनी के शेयर्स डील करेंगे, तो 112 नहीं आता ना। आई सेड नो, बिकॉज वहां पे क्या पे नहीं करते, एसटीटी पे नहीं करते। सेक्शन 112 और 111 की कंडीशन है। 112 10% अबो 1 लाख, 111 15%। ये दो कब सेक्शन आते हैं? जब बेसिकली आप लोगों ने क्या पे किया, एसटीटी। तो फॉरेन के जो स्टॉक मार्केट होते हैं उसमें तो एसटीटी लगता नहीं है, तो ये दो सेक्शन आ नहीं सकते। पर आईएफएससी के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, गिफ्ट सिटी का जो स्टॉक मार्केट है, वो तो इंडिया का है, पर एसटीटी अप्लीकेबल नहीं है। फिर भी उनको कंसेशन दे दिया। सेक्शन 112 है वहां पे लगेगा, 111 लग जाएगा। अगर आईएफएससी के स्टॉक मार्केट में एलटीसीजी हुआ, भले एसटीटी पे ना करो, कौन सा सेक्शन लगेगा? 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 111, क्योंकि वो इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट है। LTCG from transaction undertaken in foreign currency 10% above 1 lakh even if STT not paid. 111 STCG in foreign currency पे भी 15% लगेगा even if STT not paid. IFSC में जो कंपनी इंकॉर्पोरेट होगी, दो सबसे बड़े कंसेशन, मैट 18.5% नहीं लगेगा। अच्छा, इंस्टेड ऑफ 15% मैट लगेगा 9%। सिमिलरली एएमटी में भी मैंने ये नोट लिखवाई थी। बाकी सबको भले 18.5% एएमटी लगता है, पर आईएफएससी को कितना लगेगा? सिर्फ 9%। ये भी यूएन के वजह से। बेसिकली फॉरेन की कंपनीज वगैरह पे आईएफएससी सेंटर सिर्फ अपने यहाँ नहीं होते, हर एक कंट्री में होते हैं। और यूएन का ट्रीटी है, बोला 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, आपने 9% दे दिया, बोला 1% और कम। तो यहाँ पे 9% मैक्सिमम इन लोगों को मैट और एएमटी लगेगा। एटीएलए को पेंडिंग करो, वो डिडक्शन चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। वी कांट रीड एज ऑफ नाउ, वो सेक्शन हमें पता नहीं है, तो आईएफएससी का एक्सेप्शन वहां पे पता नहीं लग सकता। तो ये मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि आईएफएससी की कंपनी तो फर्क क्या पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भले एसटीटी नहीं लगता, फिर भी 112 एप्लीकेबल। और दूसरा, मैट और एएमटी कैलकुलेट एज इट इज होगा। फर्क क्या पड़ेगा, रेट 18.5 या 15% की जगह क्या हो जाएगा, 9%। आज कितनी ऐसी चीजें दिखी जिसपे मैट नहीं लगता। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उस पे मैट नहीं लगता क्योंकि उसका टैक्स रेट सिर्फ कितना है, 12.5%। 115 बी स्पेशल टैक्स रेट की शुरुआत है, वो 115 बी। फिर आगे अल्फाबेट बढ़ते गए, बीबी, बीबीजे, बीबीए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे 115 बी 12.5%, क्योंकि 15% से कम है, मैट नहीं लगता। दूसरा, 115 बीबीएफ पैटर्न सिर्फ 10% है, इसलिए यहाँ पे भी मैट लगता नहीं है। ऑब्जर्व करो, 115 बीबीजी वो भी तो सिर्फ 10% है, और मैट एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर कोई कंपनी को ये सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट आती है, उस पे मैट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है नो मैट अवेलेबल। या मैट वाले सेक्शन ने भी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। ये मैं मैट में भी लिखवाऊंगा, लिखा हुआ है रादर, पर यहाँ पे भी साथ में कि 115 बीबीजी वाली इनकम है तो नॉर्मल टैक्स 10%, और मैट तो एप्लीकेबल होगा। और आईएफएससी को मैट लगेगा, पर सिर्फ कितना लगेगा, 9%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी क्लस्टर्ड, एक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है जिसका एक कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देखे, कल स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज से, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्सेबिलिटी। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट। दोनों टॉपिक नए हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। फॉरेन कंपनी के शेयर बेचो